नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अप्रैल 2019 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और चुनाव आने वाले हैं, सो पहला प्रश्न चुनाव से लेते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जम्मू कश्मीर चुनाव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में सना दुआ को चुना गया है। और इसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है सना दुआ। अब सना दुआ कौन है? सना दुआ वकील है, साथ में मॉडल भी है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होगी ये सना दुआ। इसके अलावा बता दूं कि वो यानी सना दुआ फेमिना मिस इंडिया 2017 प्रतियोगिता की पहली रनर अप थी और उन्होंने मिस यूनाइटेड महाद्वीप 2017 में भी भाग लिया था और शीर्ष 10 प्रतिभागियों में उन्हें शामिल हुई थी। अब जब चुनाव की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि चुनाव कितने चरणों में हो रहा है, कब चुनाव की स्टार्टिंग हो रही है, कब एंडिंग हो रही है और कब रिजल्ट घोषित किया जाएगा। क्योंकि आप देश के आम नागरिक है इसलिए आपको ये जानकारी होना जरूरी है। चुनाव जो है कुल 7 फेज में होने वाला है। 11 अप्रैल 2019 से शुरुआत होंगे और 19 मई 2019 तक चलने वाला है। इसका रिजल्ट का डेट होगा 23 मई 2019 को। कुल 543 यानी 543 सीटों के लिए चुनाव होगा, ठीक है, 2019 का। अब सना दुआ को चुना गया है जम्मू कश्मीर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री नहीं है। सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के अभी गवर्नर है यानी राज्यपाल है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में जो है श्रीनगर होती है। कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है, 6 लोकसभा सीट, 4 राज्यसभा सीट और 87 विधानसभा सीट है। दिचिंगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। चिनाब, झेलम, इंडस, जास्कर, सुरू, नेब्रा और सियोक जैसी नदियां बहती है जम्मू कश्मीर से होके। अगला प्रश्न है आईसीसी यानी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है कि सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है। आपको बताना है, नीचे लिखिए ऑप्शन में से। तो हाल ही में मनु साहनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है इसके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का पदभार संभाला है। इसके अलावा बता दूं कि साहनी पिछले 6 सप्ताह से निवर्तमान सीईओ रिचर्डसन के साथ काम कर रहे थे ताकि वो आसानी से अपना पदभार संभालने में कामयाब हो सके। तो अभी तक कौन है सीईओ? अभी तक डेव रिचर्डसन है और जुलाई 2019 के बाद जो है मनु साहनी पूरी तरह से आईसीसी के नए सीईओ बन जाएंगे। चेयरपर्सन आईसीसी के कौन है? शशांक मनोहर। हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? दुबई में है। तो अगला प्रश्न फिर से क्रिकेट से ही संबंधित है क्योंकि रिसेंटली ये बुक चर्चे में है। नाम है गेम चेंजर। तो बताना है कि गेम चेंजर निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की जीवनी है। तो ये गेम चेंजर जो है वो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रह चुके शाहिद अफरीदी की जो है जीवनी है और यह आत्मकथा प्रसिद्ध टीवी एंकर और प्रसारणकर्ता वजाहत एस खान द्वारा लिखी गई है। उन्होंने 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अप्रैल 2016 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। उन्होंने 27 टेस्ट, 398, 398 वनडे और 99 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं शाहिद अफरीदी ने। इसके अलावा अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो भी कौन है? पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी है पाकिस्तान के। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में राजकुमार नारुहितो द्वारा अपने पिता सम्राट अकिहितो की जगह लेने के बाद जापान के नए युग का क्या नाम होगा? तो इसके बाद जापान के नए युग का नाम होगा कौन सा? रिवा। ठीक है, आपको पता होगा कि हाल ही में राजकुमार नारुहितो ने अपने पिता सम्राट अकिहितो की राजगद्दी संभाली और रिवा नामक एक नए युग की शुरुआत की जो 30 अप्रैल को अपना पद त्याग करेंगे और 31 वर्षीय हिसी युग 1890 जब शुरू हुआ था, कब? 1989 में उसका अंत हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले था हिसी युग, अब जो नया युग शुरू होगा उसका नाम होगा रीवा युग। तो ये आप लोग याद रखिए। रीवा का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। री अर्थ होता है सच, अच्छा, और
वा जो है साथ होता है क्या, सुंदर के साथ साथ आदेश का इसका अर्थ होता है, पूरा नाम रीवा। अब जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी है टोक्यो और नेक्स्ट जो ओलंपिक है वो यही होने वाली है। करेंसी जापान की है जापानी येन, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। और रीवा का शाब्दिक अर्थ क्या बताया दोस्तों मैंने, री का अर्थ है अच्छा और सुंदर, इसके साथ साथ वा का अर्थ क्या है, शांति और सद्भावना। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में प्रतिष्ठित ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में प्रतिष्ठित ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से विक्रम पटेल को सम्मानित किया गया। मनोचिकित्सक और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में वैश्विक जो है स्वास्थ्य के प्रोफेसर विक्रम पटेल ने प्रतिष्ठित जॉन डकस कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता है। पुरस्कार विजेता को लगभग $1,00,000 का नगद जो है पुरस्कार दिया जाता है। इन्हें 24 अक्टूबर 2019 को टोरंटो के वार्षिक कनाडा में औपचारिक रूप से पुरस्कार जो है उन्हें प्रदान किया जाएगा, किन्हें, विक्रम पटेल को। अगला जो प्रश्न है कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग में किसने जीत दर्ज की। तो योनेक्स सरप्राइज जो सनराइज है इसमें पुरुष एकल जो है उसमें जीत दर्ज की किसने, विक्टर एक्सेलसेन ने जीत दर्ज किया है और ये 2019 में आयोजित किया गया। इसके अलावा ये किसका इवेंट है, ये टूर्नामेंट है, ये बैडमिंटन का इवेंट है और ये नई दिल्ली भारत में हुआ। डेनमार्क के हैं ये विक्टर एक्सेलसेन, उन्होंने पुरुष एकल वर्ग में जीत हासिल की, जबकि जिनके साथ जैसे देख पा रहे हैं भारत के श्रीकांत किदम्बी उपविजेता बने। थाईलैंड की जो है महिला एकल वर्ग में जीत दर्ज की है किसने, रचानोक इतानोन ने, जो कि महिला एकल वर्ग में उन्होंने जीत दर्ज की है, की है थाईलैंड में। और पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेलसेन ने जीत दर्ज की है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 के इवेंट में। अगला जो प्रश्न है कि देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन बन गया है। तो सही उत्तर है देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तीनों की मर्जिंग हो गई थी, उसके बाद जो है सबसे बड़ा बैंक बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, तो पहला और दूसरा कौन है, तो इन दोनों चीजों के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर सार्वजनिक क्षेत्रों की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्रों के भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है, जबकि निजी क्षेत्र के लिए एचडीएफसी जो है दूसरे नंबर पे है। मतलब निजी क्षेत्र में एचडीएफसी सबसे बड़ा बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, सो कहीं कहीं पे आपको एचडीएफसी सबसे बड़ा बैंक मिलेगा, कहीं कहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर मेनली आप लोग ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे है एचडीएफसी, तीसरे नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथे नंबर पे जो है आईसीआईसीआई बैंक है। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विनोद के दसारी को नियुक्ति दी गई है। आपको पता होगा कि ये आईएसआर मोटर के हैं ये रॉयल एनफील्ड, और आईएसआर मोटर्स लिमिटेड ने विनोद के दसारी को रॉयल एनफील्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वे तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निर्देशक के रूप में आईएसआर मोटर के बोर्ड में शामिल होंगे। उन्होंने 31 मार्च को अशोक लेलैंड के एमडी और सीईओ का पद छोड़ दिया था। अगला जो प्रश्न है, सरकार ने स्थायी खाता संख्या यानी पैन, जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है, को आधार से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि को कब तक बढ़ा दिया है। तो हाल ही में ये घोषणा की गई है कि आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम जो तिथि है वो 30 सितंबर 2019 तक होगी, और सरकार ने स्थायी खाता संख्या को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 तक कर दिया है। इससे पहले ये 31 मार्च तक आखिरी डेट था। सब्सिडी से यह भी स्पष्ट है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में 1 अप्रैल 2019 से आधार नंबर को प्रदर्शित करना और लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2019 में दूरसंचार विभाग से IFMC लाइसेंस प्राप्त किया। तो हाल ही में भारत के BSNL ने यह लाइसेंस प्राप्त किया है। दूरसंचार विभाग से BSNL ने इन फ्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी लाइसेंस प्राप्त किया है। अब यहाँ पे एक टर्म है IFMC, इसका फुल फॉर्म है इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर, और इसे प्राप्त किया है BSNL ने। अब क्या इससे फायदा होगा, अब जल्दी ही लोग जो है भारतीय हवाई क्षेत्र में अपने उड़ान के दौरान भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, इसके पहले
पहले क्या था कि उड़ान के दौरान आप जो है इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, पर अब बीएसएनएल के जरिए वो भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में किस देश ने दुनिया का पहला पूर्ण विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च कर दिया है? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने ऐसा कर दिखाया है। दक्षिण कोरिया ने उपलब्धि हासिल की है और 5G लॉन्च करने वाला वो पहला देश बन गया है। और कंपेयर करें अगर 4G से, तो 4G से 5G की तुलना लगभग उसकी स्पीड जो है वो 20 गुनी ज्यादा कही जा रही है और दक्षिण कोरिया ने ऐसा किया है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन को तात्कालिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जो मौजूदा 4G की तुलना में 20 गुना तेज होगा। अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। IMAD 2019 का विषय क्या था? तो इसका विषय था यूनाइटेड नेशंस प्रमोट्स SDGs सेफ ग्राउंड सेफ होम। इसके अलावा विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा जब बात आई है मंथ ऑफ अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को विश्व होम्योफिल दिवस यानी कि होमोफिलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कहा कि 1 मई 2019 से शुरू होने वाले यूपीआई लेन देन के लिए ग्राहकों को शुल्क लगेगा? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने यह घोषणा की है कि अभी तक जो यूपीआई में लेन देन होती थी वो फ्री थी, पर अब से उसमें शुल्क लगेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने यह 1 मई 2019 के लिए समय दिया है। प्रत्येक कोटक महिंद्रा खाते के लिए पहले 30 यूपीआई जो है फंड ट्रांसफर मुक्त होंगे, जिसके बाद बैंक खाते से सभी फंड ट्रांसफर पर शुल्क लगाया जाएगा और यह घोषणा की गई है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में ऑसिनडेक्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो हाल ही में इसका तीसरा संस्करण शुरू हुआ विशाखापट्टनम में। 2 अप्रैल को विशाखापट्टनम में यह शुरू हुआ और अभ्यास का उद्देश्य जो है IN और RAN के बीच आपसी सहयोग की परिस्थिति को मजबूत करना है। और आपको बता दूं कि ये जो ऑसिनडेक्स है ये इंडिया यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक नौसेना अभ्यास है। अब जब युद्ध अभ्यास की बात आई है तो हाल ही में संप्रति 2019 हुई, किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ आयोजित की गई? बांग्लादेश में। ये थल सेना का जो है युद्ध अभ्यास था। इसके अलावा इम्बैक्स भारत और म्यांमार के बीच में। इसके अलावा जो कोबरा गोल्ड आयोजित किया गया थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। और कटलेस एक्सप्रेस 2019 एक बहुराष्ट्रीय जो है नौसेना युद्ध अभ्यास था। तो इस तरह से प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि हैंड इन हैंड जो आयोजित किया गया 2018 में वो भारत और किस देश के बीच का एक युद्ध अभ्यास था? अगला जो प्रश्न है कि 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आपको पता होगा कि हाल ही में भारत ने ताइपे में आयोजित किया गया ये ताइपे में आयोजित किए गए 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कुल 25 जो है पदक जीते हैं। और चैंपियनशिप के अंतिम दिन में यशवर्धन और श्रेया अग्रवाल ने पुरुषों और महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने संबंधित साझेदारी के साथ स्पर्धा की टीम में स्वर्ण पदक जीता है और भारत ने इसमें कुल 25 पदक जीते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और जब ग्रैंड प्रिक्स की बात आती है आपके दिमाग में आना चाहिए किससे रिलेटेड है? ये फॉर्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। और हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने यह जीता है। उन्होंने फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास को हराया जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा बहरीन की ये जो लुइस हैमिल्टन है वो किस जो है रेसिंग के ड्राइवर हैं? तो ये फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर है। अगला जो प्रश्न है कि कंधमाल हल्दी ने बौद्धिक संपदा भारत से भौगोलिक संकेत टैग आयोजित किया। हल्दी की यह किस राज्य में पाई जाती है यह प्रजाति? तो यह जो प्रजाति है वो उड़ीसा में पाई जाती है। नाम क्या है? कंधमाल हल्दी। और दक्षिण उड़ीसा की हल्दी की एक विशेष किस्म है ये कंधमाल हल्दी, जिसे कि भौगोलिक संकेत पंजीकृत भारत में जो है GI टैग का दर्जा मिला है। यह मान्यता राज्य की स्थापना दिवस यानी उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस उत्कल दिवस के अवसर पर मिला है। कब स्थापना दिवस? 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई
थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे सेशन पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे कोई रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होता, पर एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लाने के लिए। और अगर आप लोगों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा लेह लद्दाख क्षेत्र में बनाए गए सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? सहयोग, मैत्री, समझौता या सक्षम? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।